देखिए, आज का पहला सवाल है कि अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना। बी ऑप्शन है चल पूंजी। सी ऑप्शन है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। और डी ऑप्शन है बेटा घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। चार विकल्प हैं इसमें मुद्रा के अवमूल्यन के मामले में। तो मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं? डिवैल्यूएशन बोलते हैं अंग्रेजी में। मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन होता है जब सरकार जानबूझकर अन्य देशों की तुलना में अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है। 1949 में हुआ है, 1966 में हुआ है और 1991-92 में हुआ है। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? देखिए, देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए मुद्रा का मूल्यन किया जाता। तो मेन मकसद मुद्रा के अवमूल्यन का होता है निर्यात को बढ़ाना। ठीक है, तो 2-3 बातें आप जो है यहाँ से नोट कर सकते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन, परिभाषा क्या बनाएंगे? जो परिभाषा का क्वेश्चन भी है, डेफिनेशन से पूछा है। जब सरकार द्वारा जानबूझकर अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम कर देती है, तब इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जब सरकार जानबूझकर अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान घटा देती है, कम कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा का अवमूल्यन। इसका कारण क्या है? क्यों करा जाता है ऐसा? देखिए, इसका कारण क्या है? तो कारण में हम कह सकते हैं निर्यात को बढ़ाना। मुख्य कारण है निर्यात को बढ़ाना। अब सवाल ये भी बन जाएगा, देखिए, जब सरकार द्वारा मुद्रा का मूल्यन किया जाता है तो निम्न में से किस पर प्रभाव पड़ता है? निर्यात घटता है, बी ऑप्शन निर्यात बढ़ता है, सी ऑप्शन जो आयात है वो घट जाता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, निर्यात बढ़ जाता है। दूसरा कारण एक ये होता है विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने के लिए भी निर्यात किया जाता है। विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने के लिए भी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। अब ऐसा मान कर चलें कि मेरे हाथ में जो मार्कर है, ये मार्कर 100 रुपये का है। कितने का? 100 रुपये का है। और मान लो 100 रुपये का है और $1 की वैल्यू जो है
एक डॉलर की वैल्यू जो है वो मान लो 50 रुपये है, तो कोई आदमी जो विदेश का है वो $1 अगर मुझे देगा तो मुझसे 2 मार्कर लेकर जाएगा, क्योंकि $1 इजिकल टू 50 रुपये। तो अगर $1 में 50 रुपये है समझिए, तो जब वो मार्कर लेगा तो $2 मुझे देकर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि इसका रेट कितना मैंने रखा है 100 रुपये। तो 100 रुपये का मतलब है 50 रुपये बराबर $1, तो 100 रुपये बराबर $2 हुए नहीं हुए, वो $2 देकर जाएगा। अब क्या होता है कि इस सामान को अगर ज़्यादा बेचना है तो मुद्रा का सरकार अवमूल्यन कर देती है, घटा देती है। जैसे $1 अब तक कितना था 50 रुपये की, अगर $1 की वैल्यू 75 रुपये हो जा, 75 रुपये हो जा, $1 के बराबर 75 रुपये हो जा, तो डॉलर के मुकाबले रुपये का दाम गिरा या बढ़ा? गिर गया, बोलो गिरा या नहीं गिरा? ऐसी स्थिति में क्या होगा फिर? अब इसका रेट तो उतना ही है ना, 100 रुपये है, इसका रेट क्या है 100 रुपये है। तो $150 रुपये में कितने डॉलर बनेंगे? $2। $150 में कितने बढ़ेंगे? $2, क्योंकि $1 अब हो गया कितने के 75 रुपये के बराबर। ठीक है, तो मतलब ये मानिए ये जो मार्कर है सस्ता हो जाएगा या महंगा हो जाएगा? अगर डॉलर के मुकाबले रुपये का दाम गिर जा तो विदेशों के लिए सस्ता हो जाएगा ना, तो ज़्यादा बिकेगा कम बिकेगा। तो इसलिए कहते हैं कि निर्यात को बढ़ाने के लिए मुद्रा का मूल्यन किया जाता है। ठीक है, अच्छा देखो एक और सवाल बनेगा, भारत में मुद्रा का मूल्यन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ठीक है, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन, ये भी सवाल पेपर में पूछा गया है कि बताइए हमारे देश में भारत ने अब तक अपनी करेंसी का कितनी बार अवमूल्यन करा है? तो एक बार 1949 में हुआ है 20 सितंबर को, एक हुआ 66 में 6 जून को। तो एक बार हुआ है 20 सितंबर को, 20 सितंबर 1949 को, एक हुआ है 6 जून को, 6 जून 1966 में, और एक बार हुआ है 1991 में जुलाई के महीने में। तो एक हुआ है 1 जुलाई 1991 में। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत ने अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया है? 3 बार करा है। कब कब? 49 में, 1949 में, 1966 में और 1991 में। ठीक है, अवमूल्यन क्यों किया जाता है? निर्यात को बढ़ाने के लिए। अवमूल्यन भारत ने कितनी बार किया है? 3 बार। अवमूल्यन किसे कहते हैं? तो विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मान को कम करना क्या कहलाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है, और इसका मकसद होता है निर्यात को बढ़ाना। तो 3 बातों में हमने अपनी बात खत्म कर ली है। अवमूल्यन का कारण है, अवमूल्यन कितनी बार हुआ है और अवमूल्यन किसे कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में लिखा भैया, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबको पता है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, बताओ। ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है सिक्किम है, दूसरे में उत्तराखंड है, तीसरे में अरुणाचल प्रदेश है, चौथे में मिजोरम है। तो सिक्किम है ना सबसे कम आबादी वाला हमारा राज्य है। सिक्किम की आबादी तकरीबन 6 लाख के आसपास है। ठीक है, सिक्किम की। तो पहले मुझे ये बताना, देखिए भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, और ये आंकड़ा जो हमारे पास में है वो है 2011 का, 2011 का आंकड़ा है। सबसे पहला सवाल ये बताइए 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? टोटल आबादी भारत में 1 अरब 21 करोड़
भाई 121 करोड़ है या नहीं है? तो भारत की आबादी जो है वो 1.121 अरब है। इस आप ये कह सकते हो 1 अरब 21 करोड़, ये 121 करोड़। अच्छा, भारत की आबादी दुनिया की आबादी का कितने परसेंट है? 17.5%, 16%, 18%, 19%, 17.5%। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता भैया पेपर में। देखिए, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 17.5% कह सकते हैं, 17.5% है। भारत की जो आबादी है दुनिया की आबादी का 17.5% है। अब बताना आपको सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बताओ सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो हमारे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितने परसेंट है? यूपी की आबादी भारत की आबादी का लगभग 16.5% है, 16.49%। यूपी की आबादी सर्वाधिक है। लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 95 लाख के आसपास, 20 करोड़ मान सकते हैं आप। बताओ जनसंख्या के मामले में यूपी से छोटा राज्य कौन सा हमारा? जनसंख्या के मामले में दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। दूसरा राज्य बेटा महाराष्ट्र, वेरी गुड। तो बताओ फिर जनसंख्या के मामले में तीसरा राज्य और बताओ। जनसंख्या में तीसरा राज्य है हमारा बिहार। और बताओ जनसंख्या की दृष्टि से चौथा राज्य बड़ा कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। तो याद रखना है, क्योंकि ये सवाल यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। पूछे जाने वाले सवाल क्या हैं? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में बिहार है, और बिहार के बाद में पश्चिमी बंगाल है। कभी कभी अवरोही या आरोही क्रम में बड़े राज्यों को लगवा लिया जाता है, ठीक है। तो कम से कम 4 या 3 बड़े स्टेट तो तुम्हें पता होने चाहिए, 3 बड़े राज्य है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद बिहार के बाद पश्चिमी बंगाल। अब देखो याद रखना आपको, हाँ, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का वो राज्य है जिसकी आबादी सबसे कम है, जो कि क्वेश्चन पेपर में भी हमसे मालूम करा था। तो वो है हमारा सिक्किम। कौन सा भैया? सिक्किम की आबादी है, हाँ, लगभग 6.1 लाख। मतलब ऐसा मान सकते हैं 6.1 लाख का मतलब कितना हो गया? 6,10,000 या 6,11,000। ये क्वेश्चन पेपर में एसएससी में सवाल मालूम करा था कि सिक्किम की जनसंख्या है कितनी, तो मात्र कितनी है बताइयो? 6 लाख। कितनी है? 6 लाख। और ये जो यूपी के जिस ज़िले में हम बैठे हैं मुरादाबाद, इसकी ज़िले की जनसंख्या जो है टोटल वो लगभग 50 लाख है। तो अब लगा लो, आप लगा लो कि सिक्किम में कितनी विरल आबादी है। पहाड़ी राज्य है भाई, 50 लाख 55 लाख का इलाहाबाद है, नहीं है?
जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला यूपी का क्या है? इलाहाबाद। उसके बाद जनसंख्या में कौन सा आता? मुरादाबाद। फिर आता गाज़ियाबाद। पहला इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर सब उसके बाद। ठीक है, बाकी सब उसके बाद है। अच्छा बताओ, सिक्किम से बड़ा जनसंख्या में कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा है सिक्किम से बड़ा, तो मिजोरम। मिजोरम की आबादी जो है वो लगभग 10 लाख है, 10 या 11 लाख का, 10.9 लाख। ये इधर परसेंटेज नहीं है बेटा, ये लाख में है। अच्छा, मिजोरम से बड़ा कौन सा है जनसंख्या में? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या में बड़ा है, मिजोरम से थोड़ा सा, 13 लाख की आबादी है। और चौथा सबसे बड़ा स्टेट है हमारा गोवा। छोटा सबसे चौथा राज्य गोवा। तो ऐसे भी याद रखो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिमी बंगाल में, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद गोवा में। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या में वो चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अब सवाल 2 और मेंशन करने हैं हम लोगों को। अगर तुमसे ये पूछता है कि देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये तो राज्यों की बात हो गई। अगर केंद्र शासित प्रदेश को पूछेगा तो कम से कम आपको एक प्रदेश का नाम याद रखना पड़ेगा, और वो क्या है? दिल्ली। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो अब सवाल ये निकलता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? भाई, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, क्या याद नहीं आपको? लक्षद्वीप। वेरी गुड। क्या है? लक्षद्वीप। ये तो बेटा है ना, नॉर्मल सी बातें हैं। लक्षद्वीप जनसंख्या में सबसे छोटा है, जबकि दिल्ली जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत की टोटल आबादी की बात करें तो लगभग 121 करोड़ या 1 अरब 21 करोड़। भारत की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का 17.5% है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा स्टेट हमारा यूपी है, और यूपी की आबादी जो है, यूपी की जो आबादी है वो भारत की आबादी का लगभग 16.5% है, 16.49% है। यूपी के बाद में आता महाराष्ट्र, उसके बाद में आता बिहार, उसके बाद में आता पश्चिमी बंगाल। करेक्ट। जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा जो है वो सिक्किम है। हाँ, लगभग 6 लाख की आबादी है। सिक्किम के बाद उससे बड़ा मिजोरम है, 10 लाख की आबादी है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद में गोवा है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली है, और जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लक्षद्वीप है। अब थोड़ा सा मामले को और आगे बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप। यूपी के जूनियर असिस्टेंट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यूपी में भी देख लेते हैं। देखिए, यूपी में क्या देखेंगे हम लोग? बात अगर उत्तर प्रदेश की चल रही है तो मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% है। ठीक है, देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से, या ऐसे कह दें, चलो, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला,
सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला यूपी का, तो वो आता पहले नंबर पर आता बेटा, हाँ, प्रयागराज। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। उसके बाद में आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद दूसरे नंबर पर है। और उसके बाद में आता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद तीसरे नंबर पर है, गाज़ियाबाद। अब बात करते हैं हम जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, सबसे कम आबादी वाला जिला जनसंख्या के मामले में यूपी का। तो मैंने बताया भी था कि महोबा के चित्र हमीर न बनाए, ऐसे याद रख लेंगे भाई। यूपी में सबसे बड़ा इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाज़ियाबाद, और उसके बाकी सब उसके बाद है ना। और जनसंख्या में सबसे छोटा महोबा के चित्र। तो महोबा के चित्र मतलब चित्रकूट, और हमीर ने बनाए मतलब हमीरपुर। अब ये भी याद हो जाएगा, महोबा के चित्र हमीर ने बनाए, तो महोबा, चित्रकूट और उसके बाद हमीरपुर। ये जनसंख्या में क्या है, सबसे छोटा जिला जनसंख्या में हमारा कौन सा आता है, महोबा। ठीक है। तो जनसंख्या में हमने भारत की जनसंख्या की बात कर ली, हमने जनसंख्या के मामले में बड़े और छोटे राज्य कर लिए, और यूपी की जो आबादी है 19 करोड़ 95 लाख, लगभग 20 करोड़ की आबादी हमारी यूपी की 2011 की जनगणना के हिसाब से, वो 16.5% भारत की जनगणना का। उसमें भी हमने कर लिया है सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िले, 3 सबसे बड़े ज़िले और 3 सबसे छोटे ज़िले। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर आएगा अपने पास में अगला, ये कह रहा है बेटा कि यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर वह है। एक परमाणु रिएक्टर में, हाँ, दीवारें उसकी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे क्या हुआ था, बड़े पैमाने पर रेडिएशन बाहर निकला था। तो अब कह रहे हैं मॉस्को में हुआ था या चेर्नोबिल में हुआ था, चेर्नोबिल में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था या व्लादिवोस्तोक में हुआ था। चेर्नोबिल यूक्रेन का परमाणु रिएक्टर चेर्नोबिल, ठीक है, वहाँ पर हाँ परमाणु रिएक्टर से रेडिएशन बाहर निकला था, बड़े पैमाने पर दुर्घटना हुई थी। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन आपने सुना होगा कि सबसे स्वच्छ ऊर्जा कौन सी है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। सौर ऊर्जा एक वो ऊर्जा है जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं, साइड इफेक्ट ही नहीं है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है या नहीं है। बाकी दुनिया में जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन, कहीं ना कहीं प्रदूषण पैदा करती हैं। अब देखो, कोयले की से जो बिजली बनाते हैं, ताप बिजली, ताप विद्युत, जब कोयला जलता तो राख पैदा होती है, धुआं निकलता है, उस धुएं से पोल्यूशन होता है या नहीं होता। ठीक है। हाँ, दूसरा देखो, दूसरा आपने देखा होगा नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर से रेडिएशन अगर बाहर निकल जाता है किसी वजह से, है ना, तो वो बम की तरह काम करता है फिर, इसलिए वो भी क्या है, एक प्रदूषित ऊर्जा है। तो स्वच्छ ऊर्जा का अगर उदाहरण देखें तो सौर ऊर्जा है। ठीक है। तो विश्व की प्रमुख परमाणु दुर्घटनाएं, दुनिया में खास परमाणु दुर्घटनाएं हुई हैं 3, जो कि याद रखी जाती हैं। तो ऐसे लिख देंगे, विश्व की प्रमुख परमाणु रिएक्टर दुर्घटनाएं। मतलब इस बात का सीधा सीधा है कि परमाणु रिएक्टर से जो दुर्घटनाएं दुनिया में हुई हैं उनमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है। एक दुर्घटना हुई थी 1979 में, 79 में,
वो दुर्घटना हुई थी 3 माइल में। 3 माइल का नाम सुना होगा आपने, परमाणु रिएक्टर। कहाँ का था वो? यूएसए का। वेरी गुड, यूएसए का था। ठीक है। एक परमाणु रिएक्टर की दुर्घटना घटी थी 1986 में, और वो परमाणु रिएक्टर की दुर्घटना घटी थी चेरनोबिल में। चेरनोबिल, और चेरनोबिल रिएक्टर कहाँ का है? यूक्रेन का। अच्छा मुझे बताओ, यूक्रेन की राजधानी कीव, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, है ना? जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा एक घटना और घटी थी, आपको पता होगा 2011-12 में, 2012 की दुर्घटना घटी थी परमाणु रिएक्टर में, फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर दुर्घटना कहाँ की थी? जापान की थी, जब सुनामी की वजह से फुकुशिमा रिएक्टर की दीवारों में दरारें बन गई थी। ठीक है। और परमाणु ऊर्जा इसलिए हानिकारक है कि अगर उससे रेडिएशन बाहर निकल जाता है तो बड़े पैमाने पर रेडिएशन का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जो कि तात्कालिक नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। परमाणु रिएक्टर से निकलने वाला रेडिएशन लंबे समय तक के लिए घातक होता है, सैकड़ों वर्षों तक। ठीक है, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्थायी पोल्यूशन यही है। ठीक, चलिए, तो ये 3 परमाणु दुर्घटनाएं आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। तो हमारा सवाल ये था कि यूरोपीय देश जहाँ पहली उल्लेखनीय परमाणु दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर था, वह क्या है? तो चेरनोबिल कहाँ का है? यूक्रेन का। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि मूक वैली कहाँ स्थित है। सब बच्चों को पता, मूक वैली, साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ की है? केरल की है। बस 2-3 बातें यहाँ से आपको नोट डाउन कर लेनी है, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मूक वैली को लेकर। भाई मूक का मतलब होता है शांति या चुप, है ना? तो देखिए हेडिंग हो जाएगा हमारा मूक या शांत, शांत घाटी। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं साइलेंट वैली। साइलेंट वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, शांत घाटी। अब बेटा पहला सवाल तो यही है आपका कि जो हमारे यहाँ शांत घाटी है वो किस राज्य में है? राज्य का नाम बताओ। तो केरल। अच्छा कोई मुझे बताएगा केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अच्छा केरल के इस समय सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और केरल के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है किस घाट में है ये बताओ। घाट कौन सा है? तो उसे कहेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का जो नीलगिरी का एरिया है, नीलगिरी की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में है, उस एरिया में इसकी लोकेशन है शांत घाटी की। अगला सवाल देखिए, ये कहा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, तो देखो क्या आता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में है। और पश्चिमी घाट में कौन सी जगह है? शांत घाटी। कहाँ? शांत घाटी में। और शांत घाटी कहाँ की है? केरल की। दूसरा देखिए, अगर पश्चिमी घाट ऑप्शन ना हो तो पूर्वी हिमालय। ये दोनों क्वेश्चन पीसीएस में कई बार आए हैं, कई एग्जामों में आए हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। एक सवाल और याद रखें
कि ये जो शांत घाटी है इसको बीचों बीच से एक नदी गुजरती है, नाम क्या उसका? कुंती पूझा। याद रखो, केरल की शांत घाटी से जो नदी गुजरती है बीचों बीच से, उसका नाम क्या है? कुंती पूझा नदी। अच्छा बताओ, ये जो मानस वन्यजीव विहार है या मानस वन्यजीव अभयारण्य असम का, उसके बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो नदी का नाम भी मानस है। क्या है? मानस। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा। अच्छा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाली नदी पुष्पावती। तो चमोली में फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, उसके बीचों बीच से नदी गुजरती है पुष्पावती। मानस नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है मानस नदी। जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से गुजरती है रामगंगा नदी। और शांत घाटी के बीचों बीच से गुजरती है कुंती पूझा नदी। एक और सवाल याद रखें, देखिए आपको ये याद रखना है, हाँ, शांत घाटी आंदोलन कब हुआ था? शांत घाटी आंदोलन 1973 में। ये भी याद रखना है, शांत घाटी नेशनल पार्क कब बना था? अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क कब बना था भैया वो? तो वो बना था 1984 में। और बताना है, शांत घाटी को संरक्षित विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया है? शांत घाटी को संरक्षित विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कब किया गया बेटा? तो 2012 में। तो शांत घाटी आंदोलन हुआ था 1973 में, शांत घाटी नेशनल पार्क बना 1984 में, और शांत घाटी को विश्व संरक्षित विरासत स्थल घोषित करा है 2000। और कौन सी नदी है उसके बीच से गुजरने वाली? कुंती पूझा नदी। ठीक है, चलिए बेटा, बाकी कल देखते हैं।